हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पॉलिटी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जो घटना चक्र से हम लोग करेंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपकी आरओ और सभी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक होगा कंपनी के बारे में, भारत का संवैधानिक विकास और कंपनी के ढांचे के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो फिर ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784 और चार्टर एक्ट 1813। फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है चार्टर एक्ट 1833। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो 1773 के अधिनियम के द्वारा जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो फिर यहाँ पे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। जो इसकी स्थापना थी वो 1774 में की गई थी। सर एलिजा एम्पे इसका प्रमुख न्यायाधीश थे तथा मतलब टोटल 3 लोग थे, 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे जो कि इस कोर्ट की स्थापना करने के बाद में संचालन किया गया था। तो स्थापना पूछेगा तो 1774 करेंगे। अगर पूछेगा किस अधिनियम के थ्रू या किस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू तो 1773। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन दिए हुए हैं। कथन नंबर 1 है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। उसके बाद कथन नंबर 2 दिया गया है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो कथन नंबर 1 और 2 में से जो पहला है यह भी हम लोगों ने ऊपर देखा है, ये सही होगा कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता की स्थापना की गई थी तथा उसकी वैसे स्थापना पूछेंगे किस ईयर में हुई थी तो 1774 में हुई थी। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे थे, ना कि लेमेस्टर। क्वेश्चन नंबर 3, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो फिर यहाँ पे सूची दी हुई है फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें से हम लोगों को मैचिंग करना है, मैच द फॉलोइंग। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है। ए में दिया है नियंत्रण परिषद की स्थापना, इसको हम किससे मैच करेंगे? 2 जो 2 दिया है पिट्स का भारतीय, इससे मैच करेंगे। उसके बाद में बी ऑप्शन में दिया गया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो इसमें 1 हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी कि नियामक अधिनियम जो था 1773 के द्वारा न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद सी ऑप्शन दिया हुआ है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। सी को हम मैच करेंगे 3 से, चार्टर अधिनियम 1813, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद में डी ऑप्शन दिया गया है गवर्नर जनरल में की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई थी? चार्टर अधिनियम 1333। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो नियामक जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। पिट्स भारतीय अधिनियम जो था 1784, नियंत्रण परिषद यानी कंट्रोल बोर्ड की स्थापना जो था वो चार्टर अधिनियम के द्वारा हुई थी। फिर चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्राप्त हुई थी। उसके बाद में चार्टर अधिनियम 1333 में गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्न में से किससे या किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी?
1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। फिर 2 दिया है जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। फिर 3 दिया है प्राच्यों आंग्ल विवाद। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा 1833। उसके बाद में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्य एवं पाश्चात्य यानी कि प्राच्य आंग्ल विवाद जो था प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा को लेके वो भी था, वो भी इसी से रिलेटेड था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा प्रचलन प्रणाली को हतोत्साहित किया था, पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी को बढ़ावा दिया था। वो लोग पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी को बढ़ावा दिया था, जिसको हम प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा विवाद के नाम से भी जानते हैं। तो फिर उसके बाद में फिर 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया था। उसके बाद में 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की अनुमति देने की थी। मतलब 1 लाख रुपए मिल रहा था, जिसमें से कि ये नहीं डिसाइड हो पा रहा था कि प्राच्य शिक्षा दी जाएगी कि पाश्चात्य शिक्षा दी जाएगी, जिसमें कि अंग्रेजी या संस्कृत। तो जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाह रही थी, जिससे कि पढ़े लिखे लोग उसको कम पैसों में कंपनी में काम करने के लिए मिल जाएंगे, इसलिए वो लोग अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। उसी को हम लोग प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा विवाद के नाम से जानते हैं, जिसके लिए 1 लाख रुपए आया हुआ था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। और इसके बाद में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक था, इनके शासनकाल में जो है 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। इसके बाद में भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता जो थे वो ट्रेविलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। जो अंग्रेज थे वो उसके समर्थक थे अंग्रेजी शिक्षा के, और जो इंडियन थे वो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ने चाय एवं चीन के साथ में व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ में व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? ए ऑप्शन दिया है 1830 चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर, फिर 1853 का चार्टर, फिर 1873 का चार्टर। तो फिर ये हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ में व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ में जो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। उसके बाद में 1833 के द्वारा जो है कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्ति कर दिए थे, कि जो चाय और चीन का बचा हुआ था 1813 के द्वारा, उसको भी 1833 के द्वारा पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। भविष्य में जो कंपनी वो केवल राजनीतिक कार्य करने ही रह गए थे और व्यापारिक सारे कार्य समाप्त हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं 1, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ में व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। फिर 2 दिया हुआ है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। फिर 3 दिया हुआ है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो यहाँ पर सही कथन पूछा गया है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड। इसने जो चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में पूछा गया है, तो इसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय और चीन के साथ में
चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। फिर इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर चार्टर 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापारिक एकाधिकार बना रहा, बाकी को समाप्त कर दिया। फिर 1833 जब आया था तो उसमें तो सारे समाप्त हो गए थे, चाय और चीन के साथ में चाय का व्यापार भी समाप्त हो गया था। इसके बाद में जो है साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा एक अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया था। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इस क्षेत्रों में अधिकार और राजस्व को सौंपा गया था। फिर यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत के हिसाब से पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है। और तीसरा गलत इसलिए है क्योंकि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये ऑप्शन जो है गलत होगा। ये गलत है क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था और ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उनकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो ए ऑप्शन है 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858, डी ऑप्शन दिया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। 1833 का चार्टर एक्ट जो है इसकी धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा थी, उसकी संख्या नंबर 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी। तो फिर चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया गया और उसका ये कारण था जन्म स्थान, वंशानुक्रम, धर्म, वर्ण, इसके आधार पे। इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। फिर यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक नंबर 2, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट में बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया हुआ है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 एंड सेकंड ऑप्शन दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। फिर थर्ड दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। फिर डी ऑप्शन दिया है 1919। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद की कार्यों में वृद्धि की थी। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पहले नोटिस देनी होगी आपको, उसके बाद में नोटिस देने के बाद में नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन दिया गया है
काउंसिल, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1992, बी पार्लियामेंटो सुधार 1909, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, उसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1935। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से पार्लियामेंटो सुधार 1909 के द्वारा दी गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। इसके अंतर्गत जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। 1909 पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान दिया गया था और सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई थी? ए ऑप्शन दिया हुआ है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारतीय सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी और इसका जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था वो मॉरिस गोयर था। उपयुक्त दिए गए विकल्प जो थे वो 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही ऑप्शन होगा। 1909 जो था पार्लियामेंटो सुधार था, उसमें जो हम मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी और सांप्रदायिकता का प्रावधान किया गया था और जो है संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ए ऑप्शन 1935, बी 1937, सी 1946 और डी 1947। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। 1937 के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी और इसके जो है मुख्य न्यायाधीश थे वो मॉरिस गोयर थे। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन 1909, बी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919, सी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935, डी ऑप्शन दिया है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यहाँ पर होगा द्वैध शासन की स्थापना केंद्र में 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। 1909 जो था वो पार्लियामेंटो सुधार था, 1947 तो स्वतंत्रता अधिनियम था। तो यहाँ पर हो जाएगा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना सी ऑप्शन 1935 के द्वारा। केंद्र द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था और केंद्र में लागू कर दिया था। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध जो था वो 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था और केंद्र के तहत जो संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, एक था आरक्षित, दूसरा था हस्तांतरित विषय। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन 1935, बी 1919, सी 1909, डी भारत परिषद अधिनियम 1992। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1935 यानी 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 1919 के भारत शासन अधिनियम
निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? ए ऑप्शन दिया गया है, प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। फिर सेकंड ऑप्शन है, मुसलमानों के पृथक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। फिर दिया है, केंद्र में प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो यहाँ पर पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 1919 के शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद में 1935 में प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था, और जो केंद्र के द्वारा प्रांतों में विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था, सही हो जाएगा। और मुसलमानों का जो पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी 1909 पार्लियामेंट्री सुधार के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। भारत शासन अधिनियम 1909 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, और यह जिसके उद्देश्य से भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडमिन मॉन्टेगू, जिसको मॉन्टेगू सुधार कहा जाता है, पार्लियामेंट्री सुधार कहा जाता है, मॉन्टेगू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। इसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांट दिया गया था, एक आरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। तो आरक्षित विषय भारतीय गवर्नर एवं कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए थे, जबकि जो हस्तांतरित विषय थे उनको उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायी के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिया गया था। हस्तांतरित विषय जो थे वो मंत्रियों को, और आरक्षित विषय थे वो कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए थे। फिर साथ ही केंद्र और प्रांत के मध्य में शक्तियों का बंटवारा और संघीय प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया था। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन संप्रदाय की व्यवस्था का प्रश्न है, तो वो 1909 में हुआ था पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम के द्वारा, और 1919 अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के लिए विस्तारित किया गया था। और 1935 में जो है द्वैध शासन प्रणाली केंद्र में स्थापित कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए कैबिनेट मिशन, बी साइमन कमीशन, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी भारत सरकार अधिनियम 1919। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से 1919 में हुई थी, और 1935 में सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया था। ध्यातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर कुंजी में इसको विकल्प सी माना गया था, उसके बाद में करेक्शन करके डी ऑप्शन माना गया था। तो आप अपने हिसाब से इसको सी चूज कर लीजिएगा, और या फिर डी चूज करना, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय विधान परिषद प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। द्विसदनीय प्रथम बार विधान पालिका में कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, और केंद्र में बनाई गई थी 1935 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो इसका जो है 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी, और ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक इसका टाइम पीरियड होता था, जिसको राज्य परिषद कहलाता था। फिर इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसकी 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली प्रथम अवधि बैठक से 3 वर्ष तक था, जिसको विधानसभा कहते थे,
और भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित और 40 मनोनीत सदस्य थे, जिसमें 1919 अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया था, जबकि जो केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो थी वो बढ़ाकर पहले 143 यानी 102 निर्वाचित सदस्य प्लस 41 मनोनीत यानी नॉमिनेटेड सदस्य, फिर 145 किया गया जिसमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत कर दिया गया। फिर दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे। उसके बाद में गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले जो सदस्यों के निर्वाचित होने का कारण था कि अनेक उल्लेखों में उन्हें निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र में कौन सा एक द्विसदनीय विधायिका लाया था? 1919। क्वेश्चन नंबर 11, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को मताधिकार की संतुति दी गई थी। उसके बाद में कुछ इसमें दूसरा ऑप्शन है 1935 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। यहाँ पे 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम जो था 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार जो था वो प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए प्रदान किया गया था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए ये कथन सही नहीं है। फिर 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों की महिलाओं को श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। तो इस तरह क्वेश्चन ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय सिविल के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग से परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो यहाँ पर सही चुनना है आपको, तो फिर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सही हैं। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा की एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। फिर दूसरा दिया गया है भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का परसेंट यूरोप वासियों से अधिक था। तो इस तरह दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग का स्थापना हुआ था। फिर 1855 में इस परीक्षा के लिए लंदन में ही आयोजित की जाती थी। फिर भारतीयों ने इसकी मांग करी, फिर भारत में ये परीक्षा ना होकर लंदन में होती रही। उसके बाद में 1919 की जो प्रावधान था उसके अनुरूप 1922 से ICS की परीक्षा भारत में होने लगी। फिर सबसे पहले इलाहाबाद तथा दिल्ली में हुई थी। उसके बाद 1930 के दशक तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई। फिर 1941 में भारतीयों की परसेंट यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। आपको इस सीरीज का जो PDF है वो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर है, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। ये सीरीज आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, आप इसको पूरी तरह से देख लीजिएगा। थैंक यू।